प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्र का स्वरूप पाठ जो एक निबंध है उसको लेकर प्रस्तुत हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित यह निबंध हमारे राष्ट्र के स्वरूप को दर्शाता है, जो कुल 3 तत्वों से मिलकर बना है: भूमि, जन और संस्कृति। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। आपने 1929 में एमए, 1941 में पीएचडी और 1946 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का, प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। आप भारतीय संस्कृति एवं संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में विख्यात है और 1967 में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। ये जो प्रस्तुत निबंध है पृथ्वीपुत्र नामक निबंध से लिया गया है। लेखक ने इसमें राष्ट्र के स्वरूप को 3 तत्वों में बांटा: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि को माता के रूप में मानना, स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि, जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। विद्यार्थियों को राष्ट्र के स्वरूप से भली भांति परिचित कराने और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से ही इस निबंध का चयन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये राष्ट्र का स्वरूप। पहला है 3 तत्वों में, पहला है भूमि। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यानी इस पृथ्वी पर और जो भी जन समुदाय है, जो लोग हैं, जन यानी जो लोग हैं, और उसकी जो संस्कृति है, दोनों और तीनों के सम्मेलन से जन, भूमि, जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से क्या बना है? राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र का निर्माण देवों ने किया है, नहीं देवताओं, अनंत काल से है ना, बहुत दिनों से है। उसके भौतिक रूप यानी बाहरी जो संरचना है, उसका जो सौंदर्य है, सुंदरता है, समृद्धि है, के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक क्या है जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी, यानी बलवान हो सकेगी। पार्थिव यानी उसके धरती का जो स्वरूप है वो अधिक जागृत तब होगा जब हमारी राष्ट्रीयता, हम राष्ट्र के प्रति अधिक बलवान होंगे। और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह हमारी पृथ्वी जिस पे हम वास करते हैं वो क्या है? राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी और निर्मूल होती है, और यानी जो जन समुदाय जिसकी संस्कृति इस पृथ्वी से, धरती से नहीं जुड़ी होती है, वो निर्मूल है, यानी उसका कोई आधार नहीं है, उसका मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। यानी हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति जो भावनाएं हैं और राष्ट्र पे समर्पित जो चीज़ें हैं, अगर वो मजबूत नहीं होंगी तो हमारी जड़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, अंकुर पल्लवित कैसे होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपति जानकारी है ना, आरंभ, आधोपांत यानी आदि से अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म बन जाता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी है और पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन करना। सांगोपांग यानी पूर्ण रूप से, सांगोपांग का अर्थ होता है पूर्ण रूप से अध्ययन। जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है।
गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है कि हम अपने पृथ्वी के हर उस छोटी बड़ी वस्तु की जानकारी लें, पूर्ण रूप से उस जाने, और जब जानते हैं तभी हम अपने कर्तव्यों को कर सकते हैं। आनंदप्रद कर्तव्य उसको कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के पर अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो उपजाऊ है वो बारिश पर निर्भर है, मेघों के बादलों पर निर्भर है। जो बादल हर वर्ष आकर के अपने अमृत जल से, अमृत रूपी जल यानी जो प्राणदायिनी जल है, वो क्या है, पृथ्वी पर गिरते हैं। हमारे वनस्पतियों को यानी हमारे पेड़ पौधों को, लताओं को क्या है, उसका अभयदान देते हैं। और ये सब हमें जानना चाहिए, जो कि हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब हम चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में एक नया उजाला दिखाई देगा। यानी हम अपनी भूमि को पहले पहचानें, हम उसके बारे में जानें। धरती माता की गोद में अमूल्य निधियाँ भरी हुई हैं। अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य नहीं होता, निधि माने खजाना भरा हुआ है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। हाँ, इसीलिए उसका नाम रखा गया है वसुंधरा। यानी उसके अंदर बहुत सारे अमूल्य खजाने भरे हुए हैं। उससे कौन परिचित ना होगा, उसको हर कोई जानना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, वो ने पले बड़े हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति यानी वृद्धि की है। इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी हमारी पृथ्वी के अंदर कितने ही बहुमूल्य पत्थर छिपे हुए, जिसको कि शिल्पकारों ने उसके सौंदर्य को निखारा है। नाना भांति के अनगढ़ नाग, यानी जिसको अभी तक अनगढ़ यानी बेडोल, जिसको गढ़ा नहीं गया है, जिसकी रूपरेखा को तय नहीं किया गया। विधन की नदियों की प्रवाह जो है हमारे सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव कर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती हुए अनमोल हो जाते हैं। अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं होता। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतः हमें उनका ज्ञान भी आवश्यक है। यानी बहुत सारे ऐसे कीमती पत्थर हैं जो हमारे पृथ्वी पर के नीचे दबे पड़े हैं, और जब तक शिल्पियों ने, जो गढ़ने वाले हैं, शिल्पकार हैं, उन्होंने जब तक उसको नहीं संवारा है, उसके सौंदर्य को, तब तक वो हमारे सामने नहीं आ पाए। तो शिल्पकार की तरह हमें उनकी चीज़ों को पहचानना होगा। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। यानी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी सागर यानी जितने भी जलचर यानी जल में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उसमें जो भी रत्ने हैं, वो सारों के प्रति हमें जानना, उसकी ज्ञान को होना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, जब तक नहीं वो फूटेंगे हम तब तक हम सोए हुए के समान है। यानी हमारे अंदर वो जागरण नहीं आएगा, जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक हम उन सबको नहीं जान पाएंगे। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी विज्ञान के साथ साथ हमारा प्रयास, उद्यम यानी हमारा जो प्रयास है, दोनों अगर निरंतर होगा,
और हम कार्य करते हुए बड़ी प्रसन्नता उत्साह के साथ बिना थके हुए, यानी बिना थके हुए नित्य अगर रोज अगर हम परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम अपने राष्ट्र की इस भूमि को जान पाएंगे और उसमें इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी बेकार न करें, बल्कि उसमें भाग लेकर अपने मातृभूमि की ये जो भूमि है उसको समृद्ध बनाए, उसके समग्र रूप का हम की जानकारी प्राप्त करें। दूसरा जो इसके तत्व हैं वो है जन यानी मानव है, ये समुदाय, जन समुदाय। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य क्या है, राष्ट्र का दूसरा अंग होता है जो उसके स्वरूप का निर्धारण करता है। पृथ्वी हो या मनुष्य, और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। और पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, क्योंकि जब तक पृथ्वी पे लोग नहीं होंगे, इन दोनों का सम्मेलन नहीं होगा, यानी दोनों मिलेंगे नहीं, तो राष्ट्र का स्वरूप कैसे हो सकता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है, यानी माता और पुत्र के संबंधों से ही इस राष्ट्र का निर्माण होता है या उसका स्वरूप निर्धारण किया जाता है। माता भूमि पुत्रो पृथ्वीता, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ऐसा वर्णन किया है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, यानी भूमि को माता माना गया है, उसका पुत्र माना गया है, और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर क्या है, उत्पन्न होते। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, यानी भूमि और जन उसके पुत्र क्या है। भूमि क्या है, धरती है जो माता है, और उसमें रहने वाला हर जन लोग क्या है, उसका पुत्र है। जब तक ये भावनाएं उसके अंदर अंकुरित नहीं होंगी, पल्लवित नहीं होंगी, तब तक हम राष्ट्र का निर्माण करना असंभव है। तो यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, माने पूरी तरह से शक्तिशाली बन जाता है, तो राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं, यानी चारों तरफ फैलने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है, यानी दोनों के संबंध भूमि और जन के सम्मेलन से ही हम चेतना अवस्था को प्राप्त करते हैं, नहीं तो हम जड़ के समान हैं, यानी निर्जीव हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस तरह प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ऐसा भाव जागृत होता है जब भूमि और पुत्र के बीच में एक दृढ़ क्या है, बंधन होता है। यह प्रणाम भाव की भूमि और जन का दृढ़ बंधन है, यानी एकदम से सशक्त होता हुआ ये चला जाता है। दृढ़ रूप से क्या है, वो निरंतर क्या है, बहता चला जाता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति, जन यानी व्यक्ति समुदाय, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग ले पाने का अधिकार भी मिलता है। माता के प्रति अनुराग यानी प्रेम जो जग रहा है, और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है, यानी अपनी भूमि के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, वो उसके प्रति प्रेम से ही जागृत होता है। वह एक निष्कारण धर्म है, यानी बिना कारण के, निष्कारण यानी कोई कारण नहीं है, ये माता पुत्र के संबंधों का, कर्तव्यों का पालन है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर कोई भी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से, पुत्र क्या है, माता के प्रति अपना प्रेम रखता है, भूमि के प्रति प्रेम रखता है, तो वो उसका अधःपतन है, यानी उसका पतन निश्चित है, वो आधे पतन की तरफ चला जाता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, यानी
एक माता के लिए उसके पुत्र सभी एक बराबर हो, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होता। जो मातृभूमि के हृदय उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। यानी ये पृथ्वी क्या है, तमाम जनों से यानी लोगों से भरी हुई है। इसका बहुत बड़ा स्वरूप हमारे सामने। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। और इस कारण उनका जो सौहार्द है, भाव है और निरंतर चलने वाला जो भाव है वो अखंड है, यानी खंडित नहीं होता। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जब एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु बस कारण से कि मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, यानी इस पृथ्वी पर हर कोई एक बराबर है अगर वो समन्वय के मार्ग से यानी एक साथ मिलजुल कर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार मिला है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी हर कोई को साथ लेकर अगर हम आगे चलते हैं तभी हम विकसित हो सकते हैं। अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी और राष्ट्र के शरीर के एक भाव में यदि अंधकार और निर्मलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य क्या है, असमर्थ रहेगा। इस प्रकार से समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित करना होगा। यानी हमें हर किसी को, हर जन समुदाय को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। जन का प्रभाव अनंत होता है। जन यानी लोगों का प्रभाव माने एक साथ आगे सहस्त्रों वर्षों से, सहस्त्रों यानी हजारों वर्षों से क्या है, भूमि के हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ क्या हुआ है कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद में प्राप्त हुए हैं। तादाद में मान एक साथ मिलकर रह कार्य करने की जो क्षमता है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ क्या है नित्य प्रातःकाल भुवन को क्या है अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी हाँ, जैसे अनंत काल से सूर्य अपनी किरणों से हमें क्या है प्रकाशित करता आया है, उसी तरह से राष्ट्र के जन का जीवन भी उसी तरह से अमृत को प्राप्त करेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण किया जा सकता है। यदि हर जन समुदाय कर्म करे और परिश्रम, श्रम यानी परिश्रम, मेहनत करता है तो उसका उत्थान यानी उसका विकास निश्चित है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम सारे राष्ट्र के जितने भी निवास करने वाले निवासी हैं उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। उन लहरों से यानी कठिनाइयों से क्या है जीत हासिल करनी, उन परेशानियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से हम अपने राष्ट्र का गौरव और उत्थान कर सकते हैं जन के द्वारा। अब तीसरा जो अंग है वो है संस्कृति। राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा अंग संस्कृति है। संस्कार यानी मनुष्य ने युगों युगों से में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वासन है, यानी उसके अंदर आने जाने वाली इनहेल और एक्सेल की प्रक्रिया है। बिना संस्कृति जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र क्या है, उसको जकड़ा हुआ। कबंध मात्र है अगर हम अपनी संस्कृति को लेकर नहीं चलते हैं तो वो हमें जकड़ी जकड़ी से लगाए दिखती है और हमें माने सिर रहित। कबंध मात्र का होता है सिर रहित धड़ के समान है, यानी हमारी विवेक हमारी बुद्धि काम नहीं करती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, क्योंकि संस्कारों से ही
हमारे मन मस्तिष्क में क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और हमारा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि होती है, यानी उसके उत्थान द्वारा है अभ्युदय, यानी उसकी उन्नति। अभ्युदय का अर्थ है कि उसकी उन्नति क्या है और वृद्धि तभी संभव है जब हम अपने संस्कृति का विकास करेंगे। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो राष्ट्र का लुप्त समझना चाहिए, यानी राष्ट्र का अंत हो जाएगा। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का विकास असंभव है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विटप यानी कि पेड़, यानी वृक्ष। विटप का अर्थ होता है वृक्ष, यानी कि पेड़। ये क्या है, हमारे संस्कृति के मूल क्या है, आवश्यकता है कि जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। यश यानी उसके और संवर्धन में उसकी वृद्धि हुई है, उसकी उन्नति करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य हो जाता है। ज्ञान और कर्म, क्या कहा गया, ज्ञान और कर्म दोनों पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। हमारी भारत भूमि में क्या है कि जन में, लोगों के अंदर जो ज्ञान प्रचुर मात्रा में भर रहा है और जिस कर्म क्षेत्र से वो इस भूमि में कर्मरत हैं, तो दोनों ही रूपों में हमारी संस्कृति के ही दर्शन हमें दिखते हैं कि हम अपने संस्कृति से अपने जीवन की इस विकास की युक्ति को कैसे के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में निर्मित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय है। यानी एक साथ क्या है, समन्वय की भावना से अगर हम इस कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, सहज भाव से और समन्वय भाव से अगर हम एक दूसरे पर निर्भर होकर इस कार्य को बढ़ाते हैं तो हम अपने राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, यानी अपने पूरी इच्छा शक्ति से क्या है, पारस्परिक सम्मिलन करके बिना अवरोध के, अविरोधी यानी बिना विरोध के प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन को भी अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर क्या है, राष्ट्र में रहते हैं। और हमारे भारतवर्ष में इतने सारे लोग एक साथ जिस तरह जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर जल में एक रूपता लाते हैं, यानी भिन्न भिन्न जाति और वर्ण के लोग रहते हुए भी क्या है, नदियों की भांति एक साथ मिलकर समुद्र में, जिस तरह से समुद्र में एक रूपता यानी एक ही रूप का धारण कर लेता, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखमय क्या है, रूप होता है, ऐसा माना गया। समन्वय रूप क्या है, एक साथ युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायक रूप है, ऐसा माना गया। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने क्या कर रहे हैं, मानसिक भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, मन से, आत्मा से क्या करना है, इस विश्वव्यापी आनंद भाव और इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता आती है, यानी एक सूत्र में वो बंध जाते हैं। जो व्यक्ति सहृदय है, यानी हृदय से, यानी पूरा तरह से हृदयी है, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी हर एक की संस्कृति को से आनंदित होता है
और उससे आनंदित होता है और इस प्रकार उदार भावना की विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर होता है, लाभकारी सिद्ध होता है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। लोगों के लोक कथा का अर्थ होता है कि लोगों में जो प्रचलित कहानियाँ कथाएं हैं उसका, और लोकगीतों में, लोगों के गीतों में जो संस्कृति की झलक विशेष रूप से गांव और जंगलों में है, वह स्वच्छंद रूप से जन्म लेती है। उस पर कोई, तो वहाँ जो आनंद मिलता है भरपूर मात्रा में मिलता है। भारतीय संस्कृति क्या है कि परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में क्या करते हैं, साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक है। तो यानी राष्ट्र के संवर्धन में इसका विशेष प्रभाव क्या है, हमारे जीवन में पड़ता है। यहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान का जकड़ नहीं रखना क्या है, चाहता है, वरण अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है और उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो इस राष्ट्र निर्माण में हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि हम राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित करते हैं भूमि से, जन से और हमारी संस्कृति से। इन तीनों के सम्मिश्रण से ही हमारे राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड